Yes, good morning everyone. सबको very good morning. Good morning to all my champions. सबको very good morning. तेज, प्रीति, सबको good morning. गरिमा, good morning to all my students. आज थोड़ा सा ना ये मत सोचना कि मैम A to Z वो कैप सीरीज़ रोक दिया, क्या हमें नींद नहीं आ रही है, ये वो नहीं. कल मैं करूँगी. बीच में थोड़ा सा बच्चों की डिमांड आ रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दीजिए मैम. ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसका मैंने पहले भी आपको आई थिंक 4.5 घंटे का वीडियो है. आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है. इंग्लिश विद रानी मैम चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं लिखा हुआ मिलेगा. या तो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ मिलेगा या तो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश. फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का 4.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है. वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार नहीं देखा है तो देख लीजिए, ओके. क्योंकि आज ना मैं सारे सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ, और ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. जैसे हमारे एसएससी बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब आप क्लोज टेस्ट बनाते हो, फिल अप द ब्लैंक्स बनाते हो या एरर भी बनाते हो, तो आपको लगता है ना कि यहाँ पे नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए. तो क्यों नहीं चाहिए? वहाँ नाउन नहीं चाहिए तो उसकी जगह क्या चाहिए? तो ये पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको नॉलेज हो जाए तो आपका 25 to 30% इंग्लिश तो ऐसे ही काम हो जाएगा. तो सारे स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है. और अगर मैं CDS की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं CDS की बात करती हूँ ना, गुड मॉर्निंग, हाँ, 3.5 घंटे का नहीं है, 3.5 क्लास लिया है, 3 क्लास लिया है, 4.5 घंटे का है 4.5 घंटे का है, 3 क्लास लिया हुआ है मैंने. और एक चीज़ और बताना था कि जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 4 साल से CDS में 10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है. पहले नहीं आता था, बट अभी रिसेंट 4 साल से 10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं. तो आज मैंने क्या किया है ना, आज मैंने 50 क्वेश्चंस लिया है, और वो सारे 50 क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है. और सारे सेंटेंस सीरियस एग्जाम में आए हुए हैं. मैंने इजी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, जो एग्जाम में आया हुआ है वही लिया है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट किया जाए. आशीर्वाद दे दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया. अब तो आपका MTS का एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला है. अब बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं मेंस की तरफ, फिर हमारे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे CDS की तरफ. तभी तो पूरा स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है. और आपके CGL के लिए भी मैं बात करूँगी, पहले इसको ख़त्म कर लूँ, ठीक है. तो पार्ट ऑफ स्पीच हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. चलो आज हम सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. आप आंसर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे, आंसर दोगे मुझे. मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का 4.5 घंटे का बैच लिया है, 3 क्लास. द कंक्लूजन्स, ये सारे ना CDS एग्जाम में आए हुए हैं, ओके. CDS के एग्जाम में आया है, 10-10 नंबर का आता है, और मैंने 3-4 50 क्वेश्चन है, मतलब मैंने 5 साल का पेपर उठा लिया है. The conclusions that they come to are highly questionable. क्या है? बातें बंद करिए, आप बातें बंद करिए, आप आंसर पे ध्यान दीजिए. एडजेक्टिव है. आपको कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है? चलो मुझे बताओ, हाउ डिड यू गेट टू नो कि ये जो क्वेश्चनेबल वर्ड है ये एडजेक्टिव है? कैसे पता चला? एडजेक्टिव का फिगर ऑफ स्पीच भी करवाया है मैंने, फिगर ऑफ स्पीच भी करवाया है. कैसे पता चला? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम नाउन है, कुछ बच्चे हमारे नाउन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे एडजेक्टिव बोल रहे हैं. जीरेंड तो है नहीं, क्योंकि जीरेंड होने के लिए उसको ING में होना ज़रूरी है, ये हटा. एडवर्ब तो है नहीं, एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब. अब देखो, जो भी वर्ड एबल से ख़त्म हो, एबल या IBL से ख़त्म हो, जो भी वर्ड LI से ख़त्म हो, जो भी वर्ड बहुत सारा है, केयरफुली FULLY से ख़त्म हो, फुल वाला वर्ड, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, ओके. और वो भी छोड़ दो, जैसे केपेबल वर्ड, क्रेडिबल वर्ड, LY वाले वर्ड्स ना, ये तो एडवर्ब भी हो सकता है, LY वाला एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये तो याद रखना. फुल वाले वर्ड हमेशा एडजेक्टिव है, लेस वाले वर्ड एडजेक्टिव है. चलो हम ऐसे याद नहीं करते, हम कैसे याद करते हैं? ये क्वेश्चनेबल किसकी विशेषता बता रहा है? द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू, कंक्लूजन जिस कंक्लूजन्स पे आए वो क्वेश्चनेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है. ये किसकी विशेषता बता रहा है? बताओ. नहीं आरती, IB, इसीलिए ना ऐसे नहीं पढ़ना है वर्षा. कभी कभी IB वाले वर्ड्स होते हैं ना, IB वाले वर्ड्स कभी कभी नाउन भी हो जाता है.
ओके जैसे आईबी वाले वर्ड्स ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आईबी वाले वर्ड कभी कभी नाउन भी चला जाता है, किसी का पर्सपेक्टिव नज़रिया, तो ऐसे ही मैं याद नहीं करवाती हूँ, ठीक है। आईबी वाला वर्ड कभी कभी नाउन भी हो जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है, तो कैसे याद रखना है। ये जो क्वेश्चनेबल किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी 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 बता रहा है, कंक्लूजन्स की। हाँ, दो कंक्लूजन्स थे, जो मैं कंक्लूजन्स निकाला गया वो क्वेश्चनेबल था, ये कंक्लूजन नाउन है। और कैसे पता चला नाउन है, यहाँ पे द लगा है, आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है, ठीक है। और नाउन पहचानने का तरीका क्या होता है, चलो एक तो आर्टिकल लगा है, दूसरा एस भी लगा है, एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। और प्लूरल तीन ही चीज़ का बनता है, प्लूरल या तो नाउन का बनता है, या तो प्रोनाउन का बनता है, या तो वर्ब का बनता है। वर्ब तो ये है नहीं, नाउन है। कैसे कंक्लूजन, क्वेश्चन में नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दिस ईयर मेक्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। चलो अब देख लो, आंसर बताओ। प्लूरल बनता है नाउन का, हाँ। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस अमेरिका। क्विंसेंटेनरी का मतलब क्या है, 500वां साल, 500 एनिवर्सरी, ठीक है, 500 जिसके 500 साल पूरे हो गए। अब बताओ कि ये क्या है। हाँ, कैसे पता चला नाउन है। नाउन को पहचानने का तरीका क्या होता है, एक तो आपको टीचर्स बताते ही हैं, वॉट, ठीक है, वॉट का जवाब, हु का जवाब और हुम का जवाब आ गया, मतलब नाउन है। नाउन पहचानने का एक और तरीका क्या है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन के साथ आर्टिकल आता है, ठीक है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन आता है, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये सारे हैं। और यहाँ पे देखो आपको क्या लगा है, द लगा है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है कि ये नाउन है, नाउन। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने लिखा द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये एक दो चीज़ ध्यान रखना है कि ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है तो यहाँ द लगा है। अब ये मत समझ लेना कि द के बाद मैम आपने तो नाउन बोला है, नहीं, ये द किसके लिए लगा है, लगा तो ये गर्ल के लिए, और इस गर्ल की विशेषता बताए है इसलिए एडजेक्टिव। बट यहाँ पे कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं है, द के लिए लगा, नाउन है, नाउन। नेक्स्ट, आई विल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। हाँ, द लगा है, आई विल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। आज हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस कर रहे हैं और सारे सेंटेंसेस आपके सीडीएस एग्जाम में आया हो। हाँ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। आप बताओ, फार ऑफ डेज। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये डेज क्या है। डेज में एस लगा है ना, एस नाउन का बनता है, वर्ब का बनता है, या प्रोनाउन का बनता है। ये डेज हमारा नाउन है, और नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। देखो, कंजंक्शन तो ये है नहीं, कंजंक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, जोड़ता है वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, ये कंजंक्शन तो है। अब मुझे बताओ, कई बच्चे कंजंक्शन बता रहे हैं, कंजंक्शन बिल्कुल आंसर नहीं है, कंजंक्शन और एडवर्ब है ही नहीं। एडवर्ब कहाँ से हो गया, डेज की विशेषता बता रहा, नाउन की विशेषता बताने के लिए ये थोड़ी लगा। ये है हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। फार ऑफ डेज का मतलब होता है ना रिमोट, डिस्टेंट, मतलब बीते हुए दिन। मुझे आई विल चेरिश द मेमोरीज, जो दिन बीत चुके हैं। कौन वाले डेज मतलब आपके ओल्ड डेज, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। यहाँ फार ऑफ डेज की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन नहीं है, डेज की विशेषता बता रहा। कौन वाले दिन, जो अच्छे वाले दिन बीत गए हैं, वो वाले। I don't think I will come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides,
आई डोंट रियली लाइक पार्टीज़। मुझे नहीं लगता है कि मैं सैटरडे को आ पाऊँगा, मुझे बहुत सारा काम है और इसके अलावा मेरे पास इसके अलावा मुझे पार्टीज पसंद भी नहीं। कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ता है, वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है। चलो बताओ भाई, कुछ अपने ऑप्शंस कुछ कुछ छांट लो, कुछ कुछ ऑप्शंस आपके छांट लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये वाला क्वेश्चन ना फंसने वाला था, ये क्वेश्चन फंसने वाला था, फंसने वाला है। ये सब जो क्वेश्चन किया ना इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहला 2 क्वेश्चन में ना आपको दिक्कत नहीं आया हो। अरे एबल वाला वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे द लगा है, आपको नाउन पता चल गया। यहाँ भी आपको फार ऑफ, दिन की विशेषता बता रहा है, कौन सा दिन, बीते हुए दिन, फार ऑफ, ये भी नाउन हो गया। अब आप कन्फ्यूजन में कहाँ से आओगे? कई बार हमारा जो बिसाइड है ना, आपको मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया है, ध्यान से सुनना। बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस बताया है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मैंने लिखा ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठा हुआ। और मैंने लिखा बिसाइड्स मैथ्स या बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश ही लाइक्स मैथमेटिक्स। अब सेंटेंस को ध्यान से देखना। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि मैम बिसाइड प्रेपोजिशन होगा, तो अगर बिसाइड प्रेपोजिशन का काम करेगा ना तो बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर वाक्य में बिसाइड अगर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो उसको नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ बिसाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे देखो बिसाइड के बाद ऑब्जेक्ट आया है। देखो बिसाइड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है ना, और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ भी देखो बिसाइड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, इंग्लिश आया, इंग्लिश भी नाउन है। तो बिसाइड और बिसाइड्स प्रेपोजिशन का काम तब करेगा ना, ओके, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ बिसाइड प्रेपोजिशन था, यहाँ भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है ना वो गलत है, क्योंकि आप तो पढ़ के जाओगे कि मैम ने तो बिसाइड और बिसाइड्स वाला प्रेपोजिशन में पढ़ा, ये गलत है। और एडजेक्टिव तो है नहीं, किसी की विशेषता बता नहीं रहा। अब बताओ। थैंक यू फॉर CDS। ओके, आई एम वेरी अनबायस्ड। ओके, मैं सब एग्जाम्स को ध्यान में लेके चलती। हाँ, और कंजंक्शन आप लोग बोल रहे हो, इसको कंजंक्शन भी जोड़ना चाह रहे हो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो, लेकिन क्या चीज़ जोड़ रहे हो जरा बताना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंजंक्शन मानूँ तो यहाँ क्या जुड़ रहा है? एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब। यहाँ पे कौन ऐसा चीज़ है जो जुड़ रहा है? कौन ऐसा चीज़ है जो जुड़ रहा है? कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, कुछ जुड़ बुड़ नहीं रहा है, तो कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है। बिसाइड एडवर्ब भी होता है, ये एडवर्ब है, ठीक है। इसके अलावा क्यों एडवर्ब बता रही हूँ, देखो बता रहा बिसाइड, इसके अलावा, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और कभी कभी एडवर्ब जो होता है ना वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा आई डोंट लाइक पार्टीज, मुझे ये बिसाइड्स आई डोंट लाइक की विशेषता बता रहा है, आई डोंट लाइक, तो यहाँ पे एडवर्ब। यस, रॉन्ग करके आ जाओगे, ये तो देख लोगे एकदम खुश हो जाओगे, अरे बिसाइड्स है, अरे मज़ा आ गया, प्रेपोजिशन करके आ जाओ, गलत। द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टूडे। बॉटम लाइन है मतलब द फंडामेंटल मेन चीज़ है कि आज हमें डिसीजन तो बना लेना है। यस, बताओ। 2 सेंटेंस को लिंक अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको डिसाइड करना है ना। टाइम दिया है, आराम से देखो, अपने ऑप्शंस को छाटो। जिस दिन एलिमिनेशन सीख जाओगे ना, आपका आंसर का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। कोई मेरे से ना अभी बैच के बारे में नहीं पूछेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है ना पढ़ाते वक्त कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपका कौन सा बैच कब आ रहा है, अरे लास्ट में बात करेंगे ना, पहले आप देख लो द बॉटम लाइन। हाँ,
देखो द बॉटम लाइन इज दैट, ये जो इस किसके लिए लगा है, इस जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है, बॉटम लाइन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया हुआ है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोनाउन देख लो, बॉटम लाइन है, प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है बॉटम लाइन। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच ने ऐसे ही नहीं रट लेना है, ऐसा ही नहीं रट लेना। जैसे मैंने बोला द फंडामेंटल रूल्स, और फिर मैंने लिखा द फंडामेंटल रूल्स, और फिर मैंने लिखा द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम किसी भी वर्ड सेंटेंस में, मतलब किसी भी पार्ट का जो स्पीच कैसे डिसाइड करते हैं कि उस वर्ड को वाक्य में किस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब देखो द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। यहाँ पे रूल्स क्या है, यहाँ पे रूल्स क्या है, रूल्स नाउन है। कैसा रूल्स, फंडामेंटल, बेसिक रूल्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे द फंडामेंटल्स, यहाँ तो कोई एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल नाउन हो गया। जैसे बेसिक होता है ना, बेसिक एडजेक्टिव भी होता है, बेसिक्स नाउन भी होता है। ओके, तो यहाँ पे तो नाउन हो गया, बॉटम लाइन द लगा है, नाउन हो गया। लेकिन द पे याद रखना है कि द लग गया है, बीच में कोई एडजेक्टिव डाल के बाद में नाउन भी डाल सकते हैं। ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, फ्लावर वास होता है ना जिसमें फूल वगैरह रखते हैं। कॉमा टेम्पररी, थोड़ा सा शॉर्ट पॉज देते हो ना, उसीलिए कॉमा लगाते हैं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी बताना है। समुद्र मंथन में बहुत सारे क्लासेस है, कर लीजिएगा। समुद्र मंथन में कितनी क्लासेस है, ऐसा थोड़ी है कि वो क्लास सब मैं याद करके रखी हूँ। ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर, there is a bridge, there is a bridge over the river। ओके ओके, हाँ ये देखना, ये जो ओवर वर्ड है यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। बहुत सारे मुझे तरह तरह के आंसर्स मिल रहे हैं। ये जो ओवर है प्रेपोजिशन का भी काम करता है, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ओवर कई बार हमारा एडवर्ब का भी काम करता है, और ओवर कई बार नाउन का भी काम करता है। जो क्रिकेट वाला ओवर होता है ना, इतने ओवर्स हो गए, जैसे क्रिकेट में जो ओवर्स होता है, ठीक है, क्रिकेट वाला जो ओवर्स है वो तो नाउन हो गया। चलो उसकी तो बात ही छोड़िए। हाँ, अब देखो मैंने आपको बोला है ना प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का काम करेगा, इसका मतलब है कि बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ओवर द क्या, क्या के ऊपर, नदी के ऊपर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ का ओवर इज अ प्रेपोजिशन। बट यहाँ ओवर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, और ये ओवर किसकी विशेषता बता रहा है, नॉक की। ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, उस वास को नॉक ओवर कर दो, नॉक की। नॉक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं है। ओके, वहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है। वो क्वेश्चन 6 में एडवर्ब है। यस यस, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो बाद में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह लेता ना। यहाँ ओवर नॉक की विशेषता बता रहा है, नॉक वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। वास नाउन है, फूलों, जिस गुलदस्ते में फूल रखते हैं ना, वास एक चीज़ का नाम है, और कोई भी वस्तु नाउन ही होता है। अरे वास, फ्लावर वास होता है ना, फ्लावर वास होता है जिसमें आप फूल रखते हो। घर में फ्लावर वास होगा, गुलदस्ता, उसमें फूल डाल के रखते हैं। गुलदस्ता नहीं है, मतलब उसमें डालते हैं। नहीं नहीं, वैसे भी प्रेपोजिशन लास्ट में नहीं आता, ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशन लास्ट में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। ये देखो,
ये देखो, ऐसा ऐसा दिमाग मत लगाओ। वॉट आर यू लुकिंग एट, वॉट आर यू लुकिंग एट। आप मुझे बोलोगे कि मैम ये एट प्रेपोजिशन है, तो आपने तो अभी बोला कि प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, बट यहाँ तो नहीं आया, बट इसका ऑब्जेक्ट ये है। यू आर लुक, जैसे बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग एट वॉट, किस तरफ देख रहे हो, किसी पर्सन या किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो ये मत दिमाग लगा लेना। वैसे भी प्रेपोजिशन लास्ट में नहीं आता है। प्रेपोजिशन बहुत ब्यूटीफुल है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो ये सब दिमाग नहीं लगाना। हाँ, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्या तुम भी खा रहे हो। ये वन किसके लिए यूज़ हुआ, आर यू हैविंग वन। अरे नहीं, ये वन नाउन भी बोल रहे हैं। देखो मैंने लिखा वन बॉय वॉज प्रेजेंट, ठीक है, वन बॉय वॉज प्रेजेंट। ये जो बॉय है, ठीक है, ये जो बॉय है नाउन है, और इस वन को मैं प्रोनाउन नहीं मान सकती। ओके, इस वन को मैं प्रोनाउन नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आएगा, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। या तो नाउन यूज होगा या उसके बदले प्रोनाउन यूज होगा। तो ये वन प्रोनाउन नहीं है, ये वन न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, डिटर्मिनर न्यूमरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है। कितने बॉय, वन बॉय। लेकिन यहाँ जो वन है ना, आर यू हैविंग वन टू, क्या आप भी एक खा रहे हो, तो ये एक किसके लिए हो रहा है, ये आइसक्रीम के लिए लगा है। यू आर हैविंग आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम के बदले ये लगा है, इसलिए दिस इज अ प्रोनाउन। जैसे ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा, सो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई डोंट वॉन्ट ब्लू पेन्स, आई डोंट वॉन्ट ब्लू पेन्स, आई वॉन्ट रेड वंस। मेरे को ब्लू वाले पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड वाले चाहिए पेन। तो ये वंस किसके लिए लगा है, पेन के लिए। पेन क्या है, नाउन, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ का वन सिंगुलर था, इसलिए प्रोनाउन यहाँ वाला प्रोनाउन है। हाँ, प्रोनाउन का भी प्लूरल बनता है। नेक्स्ट वाला, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। इसमें भी खैर वही बात हो, यू हैव टू। आप अपना आंसर रेडी रखो, तब तक मैं अपना एग्जाम्पल रेडी रखती हूँ। यू हैव टू वर्क, otherwise you will लिख दिया, otherwise you will lose the game, ऐसा कुछ। हाँ, तो चलो बताओ, हर वाला इजी थोड़ी आ जाएगा, CDS का लेवल अच्छा ही होता है। बच्चे रट रखे कि मैम अदरवाइज तो हमने कंजंक्शन में पढ़ा है ना, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, कड़ी मेहनत करो, अदरवाइज गेम लूज कर जाओगे। ये क्या है, यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब। यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल लूज क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, अदरवाइज। तो यहाँ का अदरवाइज इज अ कंजंक्शन, बट यहाँ अदरवाइज इज नॉट एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, कुछ को जोड़ नहीं रहा है। और पार्टिसिपल तो होगा नहीं, पार्टिसिपल तो या तो वर्ब का ING फॉर्म होता है या तो V3 होता है, ये भी होगा नहीं। और ये कहीं से थोड़ी बता रहा है, एडजेक्टिव थोड़ी है, ये भी एडवर्ब है। जैसे बिसाइड्स वाला करवाया था ना, बिसाइड्स मुझे ये भी नहीं करना है, अदरवाइज मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। वर्ब की विशेषता बता रहा है, कुड नॉट हैड अफोर्डेड को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब है, एडवर्ब है। इजी क्वेश्चन थोड़ी लाना है, जो एग्जाम में आया हुआ है वही लेके आना है। आई थिंक मुझे एक बार बताएंगे आज हमारे बैच में CDS वाले स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज CDS वाले बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्लास में है कि नहीं। अगर है तो अच्छे से समझ लीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा ना तो मुझे 10 में 10 चाहिए,
थोड़ा सोच विचार करके करना, क्योंकि आप कभी कभी क्या पढ़ते हो ना, एक वर्ड को आपने दिमाग में बैठा लिया ये एडजेक्टिव है, एक वर्ड को दिमाग में बैठा लिया ये एडवर्ब है, लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो हमारे सीडीएस वाले बच्चे ना इस बार मुझे 10 में 10 ला के देंगे, क्योंकि आप ही के एग्जाम के क्वेश्चन है, आप ही के एग्जाम के क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि सीडीएस वालों को ही हेल्प करेगा, ये तो क्लोज टेस्ट बनाने में हमारे बाकी सारे एग्जाम्स में भी हेल्प। हाँ, तो अंदर वादा कर देना कमेंट बॉक्स में कि मैम 10 में 10 लाएंगे, एकदम सोच समझ के करेंगे, बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला, ये सब आपको ना ज़्यादा, जब भी मैं अनअकैडमी पे भी जब पार्ट ऑफ स्पीच करवाती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम इतना डिटेल में क्यों करवा रहे हो। अरे पता है ना मुझे, क्योंकि मेरे बैच में सीडीएस, एनडीएस, सीपीओ सब बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये करता है प्रेपोजिशन या कंजंक्शन, और दूसरा प्रेपोजिशन और एडवर्ब। देख रहे थे, किसी को आप प्रेपोजिशन समझ रहे थे वो एडवर्ब है, कभी कभी किसी को आप एडवर्ब समझ जाते हो और पता चला कि वो कंजंक्शन है, या कंजंक्शन एडवर्ब। ये सब ज़्यादा कंफ्यूज करता है। बाकी नाउन वाउन तो ठीक है, नाउन वगैरह तो कर ही लो। चलो नेक्स्ट वाला, और सेशन को देखो, सेशन को लाइक वाइक भी कर देना है, नाइंसाफ़ी नहीं करना है। आप ही के डिमांड पे पार्ट ऑफ स्पीच आया है, मैंने A to Z सीरीज़ को रोक कर पार्ट ऑफ स्पीच लेके आई हूँ आप ही लोग के लिए। शी रोट मी एन एंग्विश लेटर। अब आपके दिमाग में जाएगा मैम एन है, और आपने तो बोला था कि एन के साथ एन के आर्टिकल के साथ नाउन होगा। भाई अगर ये नाउन है तो फिर ये क्या है? कभी कभी ना एक आर्टिकल आता है, बीच में एक एडजेक्टिव रहता है, उसके बाद नाउन आता है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना अल्टीमेटली उस नाउन के लिए लगा है, और उस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता दे। हाँ, तो ये बताओ क्या है? एक एंग्विश्ड मतलब बहुत वरीड, बहुत चिंता भरी लेटर लिखा उसने। ओके, तो लेटर क्या है? ठीक है, लेटर क्या है? लेटर नाउन है, और नाउन की कैसा लेटर? बहुत वरीड वाला। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये एडजेक्टिव कैसे है? ये तो मुझे वर्ब लग रहा है, ईडी लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। क्या बन के? पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पार्टिसिपल का बहुत सारा लेक्चर्स लिया हुआ है, देख लेना। आंसर इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है एडवर्ब नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी डिमांड्स बढ़ रहे हैं शिल्पी। सीडीएस के लिए S1 है, कितना ज़्यादा आप लोग का डिमांड्स है। वो करवा दीजिए, ये करवा दीजिए मैम, ये भी करवा दीजिए, वो भी करवा दीजिए। S1 S6 अभी मेंस का भी आ रहा है। मेरी टीम बता रहे थे कि मैम ये सब बच्चे ना बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेंस का मॉक्स करवा दीजिए। चलो देखती हूँ लास्ट में मैं देखती हूँ मेंस का मॉक्स करवा दूँ। बच्चों का रिक्वेस्ट है कि मेंस के पहले मैम को बोल दीजिएगा कि मॉक्स करवा दीजिए। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देयर इज़ अ विजिटर फॉर यू, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। रिलेशन प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन सुना है, पता नहीं टाइपिंग एरर है या रिलेशन प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सुना है। हाँ चलो बताओ। 10th, ये तो इजी है, आर्टिकल है। और कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल में अ और एन आता है, और डेफिनेट में द आता है। ये तो कोई भी बच्चा बना कर ले। सीडीएस के लिए बैच स्टार्ट कर दीजिए। ओके, दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। ये एक बड़ा प्रॉब्लम किया है ये एक बड़ा प्रॉब्लम किया है। ये आ गया था, ये शायद पिछले साल का ही है, पिछले साल का ही आ गया। मैम ये क्या है? ये एक नया चीज़ प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ, नया चीज़ क्या प्रॉब्लम किया है बच्चों को? इंटेंसिफायर एक प्रॉब्लम किया है। ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, हमने तो इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ा है। इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ा है। चलो बताओ। दे वॉन्डर्ड, इधर उधर भटक रहे थे बिना काम के। क्या है? चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउन तो बिल्कुल नहीं है ना, कहाँ से ये नाउन है? दे वंडर्ड अराउंड, इधर उधर भटक रहे थे। ये अराउंड ना प्लेस बता रहा है, प्लेस प्लेस प्लेस। और जनरली प्लेस बताने वाले, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अराउंड इधर उधर बिना काम के भटक रहे थे। जनरली प्लेस बताने वाले वर्ड
या तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, या तो प्रेपोजिशन होता है। या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन तो हमारे ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, सॉरी हमारे ऑप्शन में प्रेपोजिशन तो है नहीं, और वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो ये हो गया, ये है नहीं। और एडजेक्टिव थोड़ी होगा, एडजेक्टिव थोड़ी होगा, किसी की विशेषता थोड़ी बता रहा है, और नाउन तो है नहीं। अब आपके पास बचा इंटेंसीफायर। ये इंटेंसीफायर क्या होता है? इंटेंसीफायर हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इंटेंस। किसी भी वर्ड को इंटेंस बनाना, किसी भी वर्ड को और तीव्र बना देना। एक्चुअली ये जो इंटेंसीफायर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, ये जो इंटेंसीफायर्स होते हैं इसको हम मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। मॉडिफाई करता है। और मॉडिफायर्स में क्या आता है? मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव भी आता है और मॉडिफायर में वर्ब भी आता है। तो उसी तरह इंटेंसीफायर में, इंटेंसीफायर नाउन का भी, इंटेंसीफायर जो बता रही हूँ ये है क्या, इंटेंसीफायर एडजेक्टिव का भी होता है और इंटेंसीफायर एडवर्ब का भी होता है। जैसे एडवर्ब में भी आपको अगर बहुत कोई भी चीज़ को तीव्र बना के बोलना है, जैसे मैंने बोला आई एम फाइन, या आई एम फाइन, या आई एम एक्सट्रीमली फाइन, आई एम वेरी फाइन, या ही इज़ वीक, ही इज़ टू वीक, एक्सट्रीमली, ओके, मतलब ये सारे वर्ड्स है ना जो वाक्य में तीव्रता को बढ़ा देता है, तो वो तो इंटेंसीफायर हो गया एडवर्ब का। जैसे आपको सिर्फ बोलना है ही वॉक्ड स्लोली, उसने स्लोली है, ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है, वॉक की विशेषता बता रहा है, ये स्लोली वॉक किया। और थोड़ा सा सेंटेंस को और तीव्र बनाना है, और भी इफेक्टिव बनाना है, बताना है कि स्लोली में भी कितना स्लोली वॉक किया है, बहुत स्लोली, तो ही वॉक क्वाइट स्लोली, क्वाइट स्लोली। तो ये क्वाइट, ये दोनों एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है, बट क्वाइट लगा के ना आपको सेंटेंस को और भी इंटेंस बना दिया। तो इंटेंसीफायर नाउ एडजेक्टिव का भी होता है, इंटेंसीफायर वर्ब का भी होता है। जैसे मुझे बोलना है ना वेरी गुड, वेरी गुड को मैं थोड़ा सा इंटेंस बनाने के लिए मैं इसकी जगह बोल दूंगी एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट भी है ये एडजेक्टिव, और गुड भी एडजेक्टिव है, बट थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए एक्सीलेंट बोल दूंगी। व्हाट अ मार्वेलस परफॉर्मेंस, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। तो यही है तो वैसे ये क्या है, तो ऐसे ये क्या एडवर्ब है ना, वॉन्डेड की विशेषता बता रहा है। वॉन्डेड मतलब इधर उधर भटकना बिना काम के, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट हमारे ऑप्शन में एडवर्ब नहीं है। लेकिन इंटेंसीफायर भी तो एडवर्ब का ही एक पार्ट है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओके। हाँ, क्वाइट स्लोली, क्वाइट स्लोली। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ओके। चलिए मुझे बताइए कि इंटेंसीफायर समझ में आ रहा है? थोड़ा बोर्ड को ज़्यादा गंदा कर दिया, एक बार बता दो इंटेंसीफायर समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज मत होना, इंटेंसीफायर ही होता है मॉडिफायर, इंटेंसीफायर को ही मॉडिफायर बोलते हैं। और इंटेंसीफायर एडजेक्टिव का भी होता है, ओके, और इंटेंसीफायर एडवर्ब का भी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ हम वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो वर्ब का इंटेंसीफायर। सो दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। बताओ, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, देख लो। aimlessly, aimlessly is also adverb, aimlessly is also adverb। कहाँ पे था? वो भी एडवर्ब है। aimlessly is also adverb, दो एडवर्ब आ सकता है। हाँ भी, वैसे आफ्टर प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। आफ्टर हमारा जो है ये वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है, और ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है। कभी कभी तो एडवर्ब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ये देखो, दे क्या है? सब्जेक्ट। हैड लेफ्ट क्या है? वर्ब। यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट। वेंट अवे क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्या बनाता है? क्लॉज।
कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, एकदम भेदभाव नहीं करता, इसके एक साइड क्लॉज और दूसरे साइड भी क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है। सो दिस इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। ये वाला क्वेश्चन जो CDS ने दिया है ना, ये क्वेश्चन कोई बहुत करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, अपने ऑप्शंस को छाट लीजिए। देखो मैं अकेला एक्सट्रीमली लूंगी ना, अकेला एक्सट्रीमली लूंगी तो एडवर्ब है, अगर अकेला न्यू को लूंगी तो एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा ना कि हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ही वर्ड अंडरलाइन हो, बट जब स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर भेजा था, बोला नहीं मैम दोनों अंडरलाइन है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट तो नहीं है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अकेला एक्सट्रीमली एडवर्ब है, अकेला न्यू एडजेक्टिव है, ओके। तो अब तो दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। इंटेंसिफायर नहीं है, इंटेंसिफायर यानी उन्होंने आंसर क्या दिया था, उन्होंने जो आंसर दिया था ना, मैंने पूछा था कि जब आंसर की आएगा तो मुझे बताना, उन्होंने इंटेंसिफायर का आंसर नहीं दिया था, उन्होंने एडजेक्टिव दे दिया था। उन्होंने आंसर में ना, देखो उन्होंने आंसर में एडजेक्टिव दिया था, और अब पता नहीं कैसे दे दिया है पूरा। देखो सिविल सोसाइटीज, जब CDS का आंसर की रिलीज होके आया था ना, तो उन्होंने सिविल एडजेक्टिव दे दिया था। अब सिविल सोसाइटीज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव ही चाहिए, तो पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे दे दिया? नहीं बिल्कुल गलत है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ना कंजंक्शन बिल्कुल नहीं होगा वर्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर, तो अब वो नंबर क्या करते हैं ना, उन्होंने जो आंसर की में आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर नहीं, इसका आंसर तो एकदम एडवर्ब ही होगा, कंजंक्शन नहीं दिया होगा। एक्सट्रीमली अलग से एडवर्ब है, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, एडवर्ब का भी इंटेंसिफायर होता है, एडजेक्टिव का भी इंटेंसिफायर होता है, तो इंटेंसिफायर आंसर कर सकते थे, बट नहीं दिया। मैं डायरेक्ट TCS से नहीं बात कर सकती हूँ क्योंकि NDA का CDS का एग्ज़ाम UPSC लेता है डायरेक्ट आप बात करिए, कोई आपका SSC थोड़ी है कि मैं TCS से बात करूँगी, ये एग्ज़ाम UPSC लेता है। नहीं उस UPSC आंसर की रिलीज़ किया था, करता है आंसर की रिलीज़ होता है कुछ दिन बाद। CDS का एग्ज़ाम जब होता है ना, तो उसका आंसर की, जैसे आपका UPSC का वो वाला का नहीं होता है, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसका भी ऑब्जेक्टिव का तो वो रिलीज़ करते ही हैं, उसका भी करते हैं। नेक्स्ट वाला चलो ऐसा कैसे नहीं करता है? यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। एक को तो मैम ये कौन सी क्लास चल रही है, UPSC आंसर की नहीं देता। किस दुनिया में जी रहे हो? UPSC का प्रीलिम्स का आंसर की नहीं आता है आपको, नेट पे मिल जाएगा आंसर की, नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज, लेस अटेंशन, हाँ लेस अटेंशन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन? हाँ, अब देखो इंटेंसिफायर है, नाउन है, इंटरजेक्शन है, क्या है ये? अटेंशन नाउन है ना, TION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। आपको जब मैं एडजेक्टिव का डिग्री करवाया है मैंने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसमें करवाया है ना। लिटिल का मतलब है लेस, कम, लेस दो के बीच में, और लीस्ट, तो लेस तो वैसे भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे लेस एडजेक्टिव।
वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन? चलो बताओ। हाँ, ये इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन किस में यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक सेंटेंस जो आप यूज़ करते हो ना एक्सक्लेमेटरी के साथ। हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ओह, ओ, अल्लास, ये सारा इंटरजेक्शन है। और आप बोलोगे कि मैम हम वाई से तो क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पे वाई लगाया है, तो इसको इंटरजेक्शन क्यों मानेंगे? अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता ना तो वाई के बाद कॉमा नहीं आता है। जैसे मैंने बोला है वाई, वाई आर यू टॉकिंग, ऐसा लगा दिया। वाई आर यू टॉकिंग, आप बात क्यों कर रहे हो? आप बात क्यों कर रहे हो? वाई लगा के मैं आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन, बट यहाँ पे ये सरप्राइज कर रहे हैं। वाई इज इट रियली, क्या ये रियली सुजाता है फ़ोन पे? तो यहाँ ये इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। क्योंकि इंटरजेक्शन ना एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आप वाक्य से हटा भी दोगे ना तो वाक्य का मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कॉमा लगाया, अगर कॉमा नहीं लगाया होता ना तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला हो जाता। अगर मैं इससे वाई हटा भी दूँ ना फिर भी मीनिंग जा रहा है ना, इज इट रियली सुजाता, क्या ये रियली सुजाता है? तो यहाँ इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वाला, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। बताना। बैठो और कुछ समय तक रेस्ट करो। नहीं, वो बिसाइड्स, जैसे बिसाइड्स वाला सेंटेंस था ना, वो आंसर रॉन्ग है। बिसाइड्स वाला सेंटेंस करवाया था, जैसे बिसाइड्स वाला वर्षा एडवर्ब था वैसे ही अदरवाइज कॉमा लगाया था। वहाँ कॉमा कहाँ से लग जाएगा कंजंक्शन के बाद? वहाँ अदरवाइज भी एडवर्ब है, अदरवाइज भी एडवर्ब ही था, अदरवाइज भी एडवर्ब। वाइल क्या है? अरे एडवर्ब है। बहुत खूबसूरत है ये जो वाइल है। ओके, ये वाइल प्रेपोजिशन का काम भी करता है। ये सेंटेंस में वाइल वर्ब का काम भी करता है और सेंटेंस में वाइल नाउन का काम भी करता है, नाउन का काम भी करता है, तीनों का काम करता है, तीनों का काम करता है। जैसे मैंने लिखा ही गॉट हर्ट। आज मुझे कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं से उठ के आए हैं। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे क्या कर दिया मैंने, एंटी सोशल। रुको, हाँ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ अभी मैंने वो मेरा जो लिखा था इधर उधर हो गया है ना। देखो देखो, ये जो वाइल है यहीं पे लिख रही हूँ। ही वाइल्ड अवे, ही वाइल्ड अवे हिज टाइम। एक वाइल अवे फ्रेजल वर्ब होता है। वाइल अवे का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना, टाइम पास करना। वाइल अवे का मतलब होता है टाइम पास करना, टाइम अपना बर्बाद करना। तो यहाँ पे वाइल्ड वर्ब है, वर्ब। फिर मैंने लिखा ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट वाइल। वाइल अवे याद रखना है, वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है? फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब और प्रेपोजिशन से। तो यहाँ का वाइल वर्ब का काम कर रहा है। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। यहाँ का आईएनजी जीरेंड है, नाउन है।
और किसके साथ नाउन आता है? प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन। तो वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, वाइल वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे अ लगा है। रेस्ट डाउन अ वाइल। अ वाइल मतलब अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है तो क्या है? अच्छा, पेज नंबर 137 रेनिन मार्टिन बुक से है ये क्वेश्चन। ओके अच्छी बात है ना। नाउन है, नाउन है, नाउन है। आर्टिकल लगा हुआ है। रेस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा आराम कर लो। नाउन है, नाउन, नाउन। नेक्स्ट वाला, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश काफी कमजोर है। राकेश काफी कमजोर है इस काम को करने के लिए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। वाइल वर्ब भी होता है। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। देख लो, कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन तो ये है नहीं। और जब एडवर्ब और इंटेंसिफायर दिया है ना, तो हम इंटेंसिफायर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिफायर एडजेक्टिव का भी होता है, इंटेंसिफायर एडवर्ब का भी होता है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं। एडवर्ब, इंटेंसिफायर मत करना। कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम इंटेंस तो बना रहा है, काफ़ी ओल्ड है, क्योंकि इंटेंसिफायर में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। और जब आपका इंटेंसिफायर भी दिया है और एडवर्ब भी दिया है, तो इंटेंसिफायर तो दोनों का होता है, हो सकता है एडजेक्टिव भी हो, लेकिन यहाँ पे प्योरली एडवर्ब, 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 एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है ना, एडवर्ब जो होता है, ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एक बार आप वीडियोस देख लेना, मैंने 4.5 घंटे का बहुत डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है। आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। चलो आंसर बताओ। फॉर द नेक्स्ट, अरे इजी, अपॉर्चुनिटीज लगा है। अपॉर्चुनिटी का प्लूरल अपॉर्चुनिटीज है, और प्लूरल लग गया। प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, या तो वर्ब का बनता है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का तो प्लूरल नहीं बनता। बट वर्क अपॉर्चुनिटीज एक कंपाउंड नाउन है, ये किसी नाउन के बदले नहीं लगा है कि इसको प्रोनाउन मान लो। सो दिस इज अ नाउन। नाउन। लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर जर्नी। मैंने सोचा इसको डिटेल में करवाया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच आधा अधूरा नहीं। एक बार आप वीडियो देख लो और फिर इस सारे 50 क्वेश्चंस को कर लो, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे मैंने वैसे क्वेश्चंस करवाए। लाइफ इज़ अ सोलो फाइट, लाइफ इज़ अ सिंगल फाइट, एंड ईच पर्सन को अपनी लड़ाई, अपनी जर्नी खुद ही ट्रैवल करनी, कवर करनी है। फाइट क्या है? ये जो अ लगा है ना, ये लगा है फाइट के लिए। लाइफ एक फाइट है, फाइट नाउन है। कैसा फाइट? अकेला, सोलो। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। इंटेंसिफायर मत करना, इंटेंसिफायर एडजेक्टिव का भी होता है, इंटेंसिफायर एडवर्ब का भी होता है। अरे ये तो बहुत ईजी है। द कैट लव्स कम्फर्ट। जल्दी जल्दी, आज भी उतना ही टाइम लग गया। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाना है। द है, द आर्टिकल है, और कौन वाला आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। पता नहीं इस बार इतना इंटेंसिफायर ऑप्शन में क्यों डाला है। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बैनियन ट्री। ये अंडर है, अंडर जगह है। जगह बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होते हैं, जगह बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं, क्योंकि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है और एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है। लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है कौन सा? किसके नीचे? बैनियन ट्री के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन।
नेक्स्ट, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू द सिटी। ये वंडरफुल फुल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और ये जो द लगा है किसके लिए? स्टैच्यू के लिए। नाउन है, नाउन है। नाउन फ्रेज नहीं है, क्योंकि फ्रेज या तो 2 वर्ड्स का होता है और मोर देन 2। फ्रेज का मतलब क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह 2 शब्दों का हो सकता है, यह 2 से ज़्यादा शब्दों का हो सकता है, और मोर देन 2। बट यहाँ तो एक ही वर्ड की बात हो रही। नाउ स्पीड में, दिस इज हिज पेन। ये सब इजी है। दिस इज हिज पेन, ये तो वर्ब इज है, ये तो है, एडवर्ब तो है नहीं। और ये देखो पेन आ गया है, पेन नाउन है। नाउन है, और नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आएगा, या तो नाउन ही आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, when people found that the jewel was in the records of Rahim, they gave it to him. आज 1 बजे वाली क्लास नहीं है। आज 1 बजे वाली क्लास मंडे होता है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। कल फ्राइडे है, कल आपका 1 बजे से एडजेक्टिव करेंगे। कल तो हमने प्रोनाउन किया था। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, दे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। तो इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है ना। नॉमिनेटिव केस होने के लिए उसको सब्जेक्ट बनना हो, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव, ये तो हट ही गया। नाउन तो ये है नहीं, एडवर्ब तो नहीं है। दे गेव इट, ये इट किसके लिए लगा है? ये इट किसके लिए लगा? ये जूवेल के लिए लगा, नाउन के लिए लगा है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव मतलब वो प्रोनाउन, जैसे मैं बोलूँगी ना आई हेल्प हिम, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है, और हिम भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आई, कौन सा आई किसका काम कर रहा है? आई वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव। बट यहाँ तो ऑब्जेक्टिव था ना, और ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इट्स 11 o'clock एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। गलत जगह पे आए हो दीपक, आर्या, पंचाल। ये जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, आप गलत जगह पे आ गए हो प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरे 4 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आप गलत जगह पे आके कुछ प्रमोट कर रहे हो। वैसे करिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आप गलत जगह पे आके कर रहे हो, क्योंकि ये सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिसने मुझे सिलेक्शन देने का वादा किया है, सब जुड़े हुए हैं, जब सिलेक्शन दे रहे हैं। रुको, 10th वाला को ब्लॉक करवाती हूँ। तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे। 10th, अभी 10th स्टैंडर्ड के हैं ना, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज़्यादा है। इट्स 11 o'clock टुडे नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। हाँ, ये सब ब्लॉक नहीं होंगे, ये सब बैन होंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ध्यान से सुनो। वैसे यहाँ पे आंसर इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल। हाँ, कुछ होते हैं ना लाइफ में, अब पता नहीं भगवान ने कुछ डिफेक्टिव पीस भी बना के भेजते हैं, तो वही लोगों में से पर्सनल प्रोनाउन। ये मत समझना कि मैम पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब मेरा व्यक्तिगत प्रोनाउन है, ये सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें ये प्रोनाउन नहीं दे सकता, वो सेंस नहीं। ये पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन से बना है।
ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? ठीक है, फर्स्ट पर्सन में मैं एंड हम, वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में ही आते हैं, शी आता है, दे आता है, और भी है, इट आता है, इट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, बोलेंगे कि मैम ये पर्सनल प्रोनाउन है तो आपको इट को पर्सनल प्रोनाउन डालना चाहिए ना, बट नहीं डाला, मैंने इम्पर्सनल प्रोनाउन डाला है। क्यों 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 इम्पर्सनल प्रोनाउन डाला है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन सभी का रॉन्ग हुआ है। पहले तो ये देखो, पर्सनल, ये जो इट है ना, ये वाला सभी का रॉन्ग हो गया है। अब नहीं करना, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आए तो नहीं करना। ये जो इट पर्सनल प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। ओके, ध्यान से समझ लोगे, ये वाला तो सबका रॉन्ग हो गया था। और ये इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, दोनों काम कर सकता है। आप बोलोगे मैम आप कैसे डिसाइड करें? सॉरी, अब मैंने लिखा ऐसा लिखा, द कैट किल्ड द रैट। कैट ने रैट को मार डाला। अब मैंने क्या किया? कैट ने रैट को मार डाला। ये कैट नाउन है, तो अब मैंने इसके जगह पे इट लिख दिया। इट किल्ड द कैट, मतलब रैट। इट किल्ड द रैट। आपको पता चल रहा है ना, ये किसी निश्चित कैट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये किसी निश्चित कैट के लिए यूज हो रहा है, तो इट लगा दिया। और यहाँ पे इट पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है, इट लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब मैंने लिखा यहाँ पे, ये वाला आप समझ गए होंगे। अब मैंने लिखा इट इज ही हु हेल्प मी। और याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए, इट को पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए, ये एक छोटा सा ट्रिक याद रखो। कैसे पता करेंगे मैम कि इट वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है? इट को पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए ना, पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए उसको क्या होना होगा? उसको वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तभी हम उसको पर्सनल प्रोनाउन मानेंगे। सेंटेंस दे रही हूँ, इट किल्ड द कैट। इस कोई चीज़ है, कोई जीव है जिसने कैट को मार डाला। और फिर मैंने लिखा द कैट किल्ड इट। यहाँ जो इट है वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ जो इट है वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वाक्य में इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब दोनों जगह इट पर्सनल प्रोनाउन, इट दोनों जगह पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अब मैंने लिखा यहाँ पे इट इज़ ही हु हेल्प मी। ये वही है जिसने मेरी हेल्प की। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जरा बताना। पिछले वाले वाक्य में तो इट सेंटेंस का सब्जेक्ट था और दूसरा वाला इट ऑब्जेक्ट था। यहाँ क्या है? बताओ। CDS का एग्जाम ना एक साल में 2 बार होता है। क्या है, सब बच्चे ना इसको पर्सनल प्रोनाउन टिक करके आ गए थे। अरे पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए उसको सब्जेक्ट बनना होगा ना, या वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना होगा। बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट थोड़ी है। इट इज ही हु हेल्प मी। हाँ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ये जो हेल्प है, हेल्प वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, और इस सेंटेंस का वर्ब हेल्प्ड है और मी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ कि क्या ये इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है और ऑब्जेक्ट तो ये है। तो ये ई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। हम इट से किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इट इज़ आई भी बोल सकते हैं, इट इज़ राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इट किसी का पर्सनल नहीं है। ये आई को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राम को भी कर सकते हैं। सो दिस इज एन इम्पर्सनल। ओके, हाँ, नहीं है यहाँ पर। तो ये सब इंट्रोडक्टरी होता है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल
कमन गाइज, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। मैंने सोचा था कि ये सेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट ये तो उतना ही टाइम ले लिया है, ये तो उतना ही टाइम ले लिया गाइज। ऐसे कुछ इडियम्स इट्स में लेते हैं। चलो आंसर बताओ। फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता? कंजंक्शन प्रेपोजिशन तो है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं, हाँ डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, उसी को इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आपके ऑप्शन में डमी सब्जेक्ट नहीं देंगे ना। दिस बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्गर। बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन, और नाउन के साथ साथ प्रोनाउन तो आएगा नहीं। आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। कभी हो सकता है ना इनका मन करे कि एडजेक्टिव लिख दे, और एक जगह मन करे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख दे। आप किसको टिक करोगे? किसको टिक करोगे अगर दोनों आ गया होता? किसको टिक करते? चलो बताओ। दोनों आ जाता है। ऐसा तो एडजेक्टिव है, और अगर दोनों आ जाता। इन्होंने एडजेक्टिव का भी ना और भी बता दिया। एडजेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, बट कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है दीज, दोज, दैट, दीज। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। आई हर्ट माई सेल्फ, डेमोन्स्ट्रेटिव है। मुझे बोला गया था मेरी टीम ने कि मैम 2 दिन पढ़ा दीजिएगा, फिर मैंने बोला नहीं, 2 दिन बेकार का टाइम वेस्ट है, एक ही दिन में पढ़ा के ख़त्म करना है, लेंदी हो जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव है। चलो आंसर बताओ इस। क्लास कैसे बाय करूं? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, जाओ आप वहाँ पे फ़ोन करो। 999583 बोला है ना लास्ट में, मैं बताऊंगी। 999583582324। ये प्रोनाउन है। आई हर्ट माई सेल्फ। और कौन सा प्रोनाउन है ये? सेल्फ वाले प्रोनाउंस ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे दिया है, नहीं तो हम प्रोनाउन ही माने। प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। ओके। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आया होता, क्वेश्चन ऐसा होता है, आई डिड द वर्क माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, ठीक है, ऐसा रहता। और ये जो सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं ना, हिमसेल्फ और सेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्व्स वाले, ये एम्फेटिक भी होता है। ये एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं और ये रिफ्लेक्सिव भी होता है। सेल्फ वाले प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव भी होता है, एम्फेटिक भी होता है। लेकिन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे ना माई सेल्फ बाद में लगा है, वर्ब के बाद, और यहाँ वर्ब से पहले। किस सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फोसिस ज़्यादा डाला जा रहा है? मैंने इस काम को खुद किया, और मैंने खुद इस काम को किया, तो इस पर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा डाल रहा है ना, तो ये एम्फसाइजिंग या एम्फेटिक हो गया। और जो बाद में है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में दोनों डाल दें। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। तो ये प्रोनाउन, बट इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव डाल दिया। बट डेमोन्स्ट्रेटिव तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बताया। डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज, डैट, दोज होता है, तो अल्टीमेटली वी विल गो बाय दिस। द एंट्स फॉट द वॉस्प्स। अरे बहुत सारे बच्चों का एसएसबी का एग्जाम है, एसएसबी देने जा रहे हैं। आया था मैसेजेस, इलाहाबाद में है, किसी ने सीडीएस तो बहुत सारे बच्चों ने निकाला है, लेकिन असली खेल तो हमारा एसएसबी का है।
चलो बताओ, द एंट फॉट। फाइट का पास्ट टेंस फॉट होता है, और पास्ट टेंस किसका बनता है भाई? पास्ट टेंस बनता है वर्ब का, तो ये तो हट गया। और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब नाम का कोई वर्ब नहीं होता है, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है या तो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये हट गया। अब तो आपको पढ़ा दिया है क्या पढ़ाया है? ट्रांजिटिव वर्ब इज सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस देखना, ये द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ स्टॉप देख लेना, और फिर लिखा मैंने द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। देखो दोनों जगह का स्टॉप्ड वर्ब है, ओके, दोनों जगह का स्टॉप्ड वर्ब है। अब मुझे बताओगे ड्राइवर ने क्या चीज़ को स्टॉप किया? ट्रेन को। तो इसके पास एक यहाँ वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए ना उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा, तो ट्रेन नाउन है, बट ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली ये वर्ब है, और सडनली क्या है? स्टॉप्ड की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए तो या तो नाउन होना होगा या प्रोनाउन, बट सडनली तो एडवर्ब है, इसका मतलब है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनट्रांजिटिव है। बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव। आई कैन हार्डली, 50 क्वेश्चंस है आई थिंक। आई कैन हार्डली बिलीव इट, ये तो इजी है। आई कैन हार्डली बिलीव इट। एक दिन ना मैं वर्षा को ही ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। ये जो एक अनार 100 बीमार टाइप वाला एटीट्यूड लेके सारे लोग बैठे हैं ना, एक दिन वर्षा को ही ब्लॉक कर दूंगी, उसके बाद सब सिंसियरली पढ़ेंगे। आई कैन हार्डली बिलीव इट। हार्डली यहाँ बिलीव की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिलीव वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। कोई भी प्रीचर ने बोला ना, कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है। ऑल पावरफुल भगवान के लिए बोला नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि LY से एंड होने वाले वर्ड ना एडवर्ब ही है, ऐसा थोड़ी है। जब नाउन में LY लगता है, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में LY लगता है तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो LY वाले वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। हंसी आ रही है सबको। क्या है ये? नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। ये प्लेस वैल्यू वाली कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होता ही नहीं है, प्लेस वैल्यू। अब बताओ वर्ब तो वर्ब तो है ही नहीं। यहाँ पे एक वर्ब है और यहाँ पे एक वर्ब है, हट गया। अब बताओ प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है? ये प्रॉब्लम करता है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ये ऑल पावरफुल है ना, द ऑल पावरफुल भगवान के लिए ऑल पावरफुल, तो ये नाउन है। नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। प्रेपोजिशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। जल्दी जल्दी, हाँ प्लेस वैल्यू तो मैथ्स में होता है। प्लेस वैल्यू कोई पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ी है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे। जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना, कहाँ से ये शुरुआत में ऑब्जेक्ट आ जाए? नाउन फ्रेज तो है नहीं, कुछ भी नाउन वगैरह है नहीं, नाउन तो है। मोस्ट ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, अल्लास, ओ माई गॉड, ही हैज़ बीन डिफीटेड। ये जो अल्लास, आउच, हुर्रे, ब्रावो, सब इंटरजेक्शन है। द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। मैन जो कि ग्रीन शर्ट में है। अब देखो असर्टिव नाउन कोई नाउन होता नहीं।
अब इन्होंने क्या किया है ना, प्रोनाउन भी दिया है और प्रोनाउन का 2 अलग अलग टाइप भी दे दिया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो ये बताया, दीज, दैट, दोज, ये सब बता दिया। तो ये तो डैट दीज है नहीं, ये भी हटा। हाँ अब बताओ, है तो ये प्रोनाउन किसके लिए लगा है, मैन के लिए, और ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो बताया है ना, उसमें हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन हमने किया है। रिलेटिव प्रोनाउन अबव ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल का मतलब भगवान के लिए बोला जाता है। ऑल माइटी बोलते हैं ना, ऑल माइटी, वही ऑल पावरफुल है भगवान के लिए। He has been living in the jungle for a long time and he knows all the animals here. अब ये कंजंक्शन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन तो है नहीं, अब कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में भी देख लो कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ना एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ये जो इफ वाला है, दो वाला है, ऑल दो वाला है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग है। ये देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा। तो ये कौन सा क्लॉज है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंट है। अगर मैं इफ़ ही कम्स बोल के छोड़ दूं तो आपको लगेगा ना कुछ अधूरा है, इसको किसी न किसी आगे किसी क्लॉज के सहारे की ज़रूरत है। तो ये डिपेंडेंट, ठीक है, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इफ़ जोड़ रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका अलग से अपना मीनिंग है। ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, ये अपने आप में कंप्लीट है। और ही नोज ऑल द एनिमल्स, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। दोनों कंप्लीट इंडिपेंडेंट को एंड जोड़ रहा है। सो दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग में ना एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आ जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपने पढ़ा होगा एक फैन बॉयज वाला कंजंक्शन, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, ये वाला येट, सो, फैन बॉयज वाला कंजंक्शन सब कोऑर्डिनेटिंग में आता है। फैन बॉयज कंजंक्शन, हाँ। दिस टाइम वी वोक अप टू वायरस रिलेटेड डिजीजेस। हाँ चलो बता दो। मेरा न्यू बैच 8 तारीख से आ रहा है, ठीक है, नया बैच ना 8 अगस्त से आ रहा है, ओके। और इसकी टाइमिंग है सुबह के 9:30 बजे। और ये टारगेट करेगा CGL जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है 2022। नया बैच आ रहा है। अभी मैंने सोचा था मैं उसका सारा शेड्यूल बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे। कौन आपको इतना एवरीडे आके टाइम दे रहा है, ज़रा बताना। जो आप लोग आते हो ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हो, कौन आपको 1.5 घंटा 2 घंटे आके, वो भी फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं यूट्यूब पे, और वो भी रेगुलरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ। कौन से चैनल पे, ज़रा बताना, एवरीडे आके आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं डाला है, चलो डेमोन्स्ट्रेटिव ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव। लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ, अपने नेबर को अपनी तरह लव करो। जो डिमांड करते हो शुरू हो जाती हूँ पढ़ाना। CDS का डिमांड आ रहा था, हाँ, तो 1-2 एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे ना, देखा कि ये तो बहुत अच्छा सा चैनल है, यहाँ पढ़ाकू बच्चों की चैनल है, चलो आके कुछ ऐड वैड करते हैं। लेकिन देख रही थी बच्चों को लीस्ट इंटरेस्टेड, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दाई सेल्फ, दाई सेल्फ इज योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। रवि वन, अरे हाँ, रवि वन द मैच। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब तो कोई वर्ब ही नहीं होता, विन का पास्ट टेंस वन होता है, ये सब तो इजी है। तो वर्ब है। अब बताओ रवि ने क्या जीता, क्या मैच जीता, क्या जीता, मैच। तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बना के देखो। रवि वन द मैच वॉज वन बाय रवि, इसका पैसिव बन जा रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट है मतलब ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। There was an exultation in the group,
TION वाले शन वर्ड वाले क्या होते हैं? TION वाले वर्ड नाउन हो, साथ में आर्टिकल भी लगा है, नाउन है। पता नहीं है कौन सा एडजेक्टिवल नाउन है, ये सब कोई नाउन नहीं है। हाँ, ही हैज़ बिन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स डैश 2022। I haven't seen him since he left। जैसे मेरी आपके प्रति ड्यूटी है ना, आई हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स माई स्टूडेंट्स, तो अपनी ड्यूटी भी मत भूलना, अपनी ड्यूटी भी नहीं भूलना है। आपकी भी ड्यूटी है कि चलो जब मैम इतना पढ़ा रही है ना, तो थोड़ा सा उनको सिलेक्शन, उनको खुश करने के लिए उनको सिलेक्शन दे दिया जाए। आई हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे। क्या ज़रूरत है, आती मैं आंसर टिक कर करके चली जाती। गाइज इसका आंसर ये है, गाइज ये गाइज इसका आंसर ये है। लेकिन मेरे को डर लगा रहेगा ना कि यहाँ का सेंस मैंने प्रेपोजिशन बता दिया, और पता नहीं बच्चा मन में प्रेपोजिशन ही सोच लेगा, क्योंकि सेंस और बहुत सारा चीज़ होता है। सिंस ही वॉज एब्सेंट he couldn't do the work। धीरे धीरे नहीं पढ़ना है। मैनी अ टाइम्स मैं थोड़ा फास्ट जाने लगती हूँ मैनी अ टाइम्स, लेकिन थोड़ा फास्ट ही जाना है, लाइफ में इतना स्लो भी नहीं रहना है। चलो मुझे बताओ, फटाफट बताना शुरू करो क्या क्या है। यहाँ का सेंस क्या है, और यहाँ का सेंस क्या है, और यहाँ का सेंस क्या है, चलो बताओ। नहीं बोलना है पैशन, टीचर को आई लव यू टीचर को नहीं बोलना है। दिस इज़ अ फॉर्मल क्लास ना, ओके? तो इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है। आप आई लाइक योर क्लासेस ऐसा टाइप से बोल सकते हो, आई लाइक योर क्लासेस। फॉर्मल क्लास है, आप लोग एजुकेटेड हो, सीडीएस का भी एग्ज़ाम देने जाओगे, एसएसबी करने जाओगे, ऑफिसर्स बनने वाले हो। पहला वाला में कंजंक्शन है, कैसे पता चला? आई क्या है? सब्जेक्ट, और हैवेंट सीन वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। लेफ्ट क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, तो ये क्लॉज को कंजंक्शन जोड़े। आई हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे। और मंडे टाइम बता रहा, और टाइम बताने वाले वर्ड्स भी ना या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रीपोजिशन ही होते हैं। जनरली कंजंक्शन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी होता है, लेकिन कुछ तो जुड़ नहीं रहा है, ओके? और कंजंक्शन तो ये है नहीं। और ये क्या है? यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन है, और यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ का सेंस भी कंजंक्शन। तो यहाँ कुछ जुड़ नहीं रहा था, तो ये प्रेपोजिशन। तो 36 में क्या समझना है? ये जो है ना, टाइम क्या है? टाइम नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये एडजेक्टिव है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में ना कोई बोल रहे थे मैम 36 समझा दीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है, ओके? तो जिनका डाउट था कि 36 समझा दीजिए। मुझे नहीं लगता है इतना पढ़ने के बाद आप, हाँ, दीप त्यागी का डाउट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इतना पढ़ने के बाद ना आपका 10 में 10 मार्क्स एकदम सिक्योर करके लेके आना है इंडिया में। द मैन इन द डार्क इज द वन हु मेड अस विन द मैच। ये हु क्या है? हु प्रोनाउन है। अब आप बताओ कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इंटरोगेटिव थोड़ी है। अगर ऐसा रहता ना, हु हेल्प्ड यू, ही इज द बॉय, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है अपने पहले वाले सब्जेक्ट से। ही इज द बॉय हु हेल्प मी, ये वही बॉय है ना जिसने मेरी हेल्प की, सॉरी। हाँ, तो चलो बता दो इसी बात पे। हु हेल्प्ड यू, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बट इससे क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है। ये वही लड़का है ना जिसने मेरी हेल्प की है, वो बॉय के लिए लगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये वन के लिए लगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव। और कितने क्वेश्चन है? बस 7-8 होगा। मुझे लग रहा था ना मुझे 10-20 क्वेश्चन लेके आने चाहिए। थक जा रहे हो सब लोग, इतने लंबे लंबे सेशंस नहीं रखना चाहिए। सही बोल रहे हो, इरिटेट हो जाते हो आप। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर, ये तो पता है, मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर एडजेक्टिव। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? लेटेस्ट न्यूज, न्यूज क्या है? नाउन है। ये जो द लगा है ना नाउन के लिए, कैसा न्यूज? लेटेस्ट। लेटेस्ट एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है। क्लॉज होने के लिए ना सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। हाँ, नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, बिहेवियर को के चेंज को नोटिस करते हुए, ओके, उसके बिहेवियर में चेंज को नोटिस करते हुए द कैडेट रिटर्न टू देयर पोजीशन। चलो बताओ। ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो मेन वर्ब होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो जेरेंड होता है या तो, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, तो फर्स्ट डे जो हम लोग क्लास करते हैं पेड बैचेस में, यहाँ तो उतना टाइम नहीं होता है, फर्स्ट डे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इन्फिनेटिव का फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से एरर्स आएगा। मॉडल वर्ब्स पढ़ाती हूँ, वहाँ भी फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाती हूँ, तो ये आपको मैंने पहचानने का तरीका बताया है। ये मेन आईएनजी मेन वर्ब तब होता है ना जब आईएनजी के पहले कुछ इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो, उसके बाद आईएनजी लगा हो, तब वो मेन वर्ब कहलाएगा, तब वर्ब कहलाएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, वर्ब ऑप्शन में है ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस आईएनजी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही नहीं, आईएनजी लगा ही नहीं। नाउन फ्रेज तो है ही नहीं, नाउन है नहीं, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। हुए का साउंड आ रहा है। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है सोमन दास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसका होता है? वर्ब का होता है ना, तो वो वर्ब थोड़ी है। वर्ब होता है तो उसके पहले इज, एम, आर लगाते हैं ना। ही इज नोटिसिंग, अगर मैंने बोला ही इज नोटिसिंग द चेंज चेंज को नोटिस कर रहा है, इज, एम, आर लगा है ना, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा। तो हुए करके समझाया था मैंने, ना वाला जीरेंड आता है। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, अरे फ्रेजल वर्ब तो है नहीं, फ्रेजल वर्ब के लिए एक वर्ब और प्रेपोजिशन चाहिए, ये तो है नहीं। अब तो ये वर्ब है, लेकिन अब मुझे बताओ क्या है? सही बोल रहे हो दीप्स, नहीं तो होता क्या है कि एक वीडियो में नहीं पढ़ाने से ना आप ही लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, आपको 3-4 वीडियो देखना पड़ता है, इसीलिए एक ही वीडियो में पढ़ा के ख़त्म करो। और जो जेन्युइन वाले बच्चे होंगे ना, जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो 11:30 में आए हैं और टिके रहेंगे, वो अपना पूरा करके जाएंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, अरे यही गलती कर दोगे। ही इज़ गुड, यही गलती कर दोगे। ही इज़ राइटिंग। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया। ओके, इस सेंटेंस में एक वर्ब है, ये है, एक ये है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, और ये मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है ना, उसको ऑक्सिलरी थोड़ी मानोगे, उसको तो मेन मानो। ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है डियर, आंसर नहीं है। जो बहुत खुशी सब लोग बोल रहे हो ना ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे वर्ब पढ़ाते समय बताया भी है कि इज, एम, आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन होता है, हैज़, हैव, हैड ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। बताओ ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए उसके पास ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या प्रोनाउन होना होगा। बट ये जो एंशिएंट है ना, ये एंशिएंट मतलब प्राचीन, ये एडजेक्टिव है, और कितना एंशिएंट? वेरी एंशिएंट, ये एडवर्ब है। तो इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ये जो इज है ना, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव।
इंट्रांजिटिव, एक बुझ गया। हुर्रे, हर्रे तो कर लोगे। हुर्रे, व्हाट अ सेंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज। ये हुर्रे, आउच, ब्रावो इंटरजेक्शन है। रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई, ही बिकॉज उसको बहुत सारे 4s and 6s किया। रवि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजंक्शन फटाफट। अब बताओ इसमें क्या है। रवि, रीटा ईट्स हर डिनर, ईट्स वर्ब है, इजी है। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब अचानक से, सडनली। ये सडनली किसकी विशेषता बता रहा है? सडनली किसकी बता रहा? ही थॉट द मूवी एंडेड की वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। See, I have 5 to 6 years ago, I was totally मेरा पूरा I started my career with banking exams. मैंने अगर अपने करियर में शुरुआती दौर में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ाया है ना तो बैंक एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, बैंकिंग को। फिर बहुत सारी मुखर्जी नगर में मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, और मुखर्जी नगर इज़ अ हब ऑफ SSC। तो धीरे धीरे ना जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला तो मैं बैंकिंग भी पढ़ाती थी, SSC भी पढ़ाती थी। फिर कैसे मेरी अनअकैडमी पे एंट्री हो गई, और अब मैं सोलली SSC में आ गई। क्योंकि मुखर्जी नगर में जनरली मैक्सिमम बच्चों जिसको इंग्लिश पढ़ना होता था बैंकिंग की, तो वो आते थे बैंकिंग के लिए। तो अब हो गया है। आई विल मीट यू इन द 3rd week of August, इन द 3rd week। चलो बताओ, वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो हमें यहाँ पे मिल गया, वर्ब ये है नहीं। प्रोनाउन कहाँ से, नाउन कहाँ से, बचा प्रेपोजिशन। SBI PO previous years, and this channel ना, this has also become SSC oriented, एकदम SSC oriented चैनल बन गया है। और SSC में बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। SSC का जो सिलेबस होता है ना, बट ठीक है, मुझसे पढ़ के बहुत सारे बच्चे SSC में पढ़ रहे हैं, बट बैंकिंग भी निकाल रहे हैं। इसका एकदम मैच करता है CDS, NDA, सब इसी से। SSC में जितना डीप में ग्रामर, वोकैब और पूरा पूछते हैं। हो गया। अरे अभी और भी है 55 तक। ओके। जैस्मीन्स एंड रोजेस, जैस्मीन एक वर्ड है और रोज एक वर्ड है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है कंजंक्शन है। शी ट्रूथफुली आंसर्ड, आंसर्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। इजी, कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। हुर्रे, अरे हुर्रे तो इंटरजेक्शन है। द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, मीनिंगलेस लेटर लिखता है फादर को। लेटर्स क्या है, नाउन। द सन राइट्स वॉट लिखता है, वॉट का जवाब आ रहा नाउन है। कैसा लेटर, मीनिंगलेस कुछ चीज़। वो हर आपको, बाकी सब तो आप कर ले रहे हो। आपका प्रॉब्लम है एडवर्ब और कंजंक्शन, एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशन, यही सब में दिक्कत आ रही, बाकी सारा तो कर ही ले रहे हो। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। चलो बताओ, थ्रू जगह बता रहा है ना, फॉरेस्ट वाला जगह बता रहा, और टाइम बताने वाले वर्ड्स, जगह बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं, और जगह बताने वाला वर्ड्स प्रेपोजिशन भी हो सकता है। ये तो हटा, ये हटा। अब मुझे बताओ, अभी तो आपको बताया है, कैसे पता करोगे कि कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा बाद में आ रहा है ना, बाद में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट वगैरह आ रहा है, इसका मतलब प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव कहाँ से? ओके, तो एक बार हाँ, हमने 1.5 घंटा में ख़त्म किया है, तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया मैंने। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा था कि एक दिन मैंने थर्सडे को ही चुन के रखा था, क्योंकि थर्सडे को मेरी 1 बजे वाली क्लास नहीं होती है। पहले मैंने सोचा फ्राइडे करवाऊँ, मुझे लगा कि फ्राइडे को होगा नहीं, क्योंकि 1 बजे से क्लास होती है। अब चलो इसी बात पे बैचेस के, अब हाँ, अब मुझसे पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको कोई दिक्कत है ना, इस नंबर पे कॉल करना, 99583583, और ये वाला नंबर 7627039884, ये मेरे टीम का नंबर है, ये आपको हेल्प करेंगे।
अन अकेडमी ने अपना एक्सटेंशन ऑफर बढ़ा दिया है। कल उनका एक्सटेंशन ऑफर का लास्ट डेट था, बट उन्होंने 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ले लीजिए। और अभी मेरे बैचेस कौन कौन से हैं, अभी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 से 5, ओके, जिसमें आज नरेशन स्टार्ट होगा। वॉइस कल ख़त्म किया मैं। मेंस का कोर्स बोलो या प्रैक्टिस बैच बोलो चल रहा है, और डिस्क्रिप्टिव बैच आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और आने वाले बैचेस क्या है, 2 बैच आ रहा है। इसका तो अभी ये अगस्त के लास्ट में होगा, डेट अभी डिसाइड नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली ना ये 15 अगस्त के बाद ही होगा। इसका डेट डिसाइड हो गया। नया बैच आ रहा है, टारगेट बैच फॉर एसएससी सीजीएल, जो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, ये बैच अभी मैं लॉन्च कर दूंगी 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, और इसकी टाइमिंग होगी सुबह के 9:30 से 11। मेंस खत्म होगा, मेंस को 5 तारीख को ख़त्म करूँगी। फिर मेंस वाले बच्चे हमारे लड़ाई के मैदान में जाएंगे, फिर हम लोग प्री की तैयारी शुरू करेंगे। ओके, कल कौन सी क्लास होगी बताओ, क्या पढ़ना पसंद करोगे? कल क्या पढ़ना पसंद करोगे? वही वाला बैच लेके आऊँगी। और ये सारे हैं। और ये हाँ, अन अकेडमी यूट्यूब पे ना टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर का बैच चल रहा है, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। तो जिन बच्चों को टॉपिक वाइज करना है ना, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पढ़ा दिया है मैंने, कल मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगी। ये फ्री है, ये सारे फ्री बैचेस हैं। ठीक है, और मंडे से तो स्पोकन इंग्लिश भी होगा। अब चलो बता दिया जाए, बिग अनाउंसमेंट अन अकेडमी का क्या है भाई। 17 जुलाई को इनका स्कॉलरशिप टेस्ट है, दे दीजिएगा। बहुत सारे प्राइजेज है, लैपटॉप, एयरफोन और वो सब मिलेगा। और एसएससी एग्जाम्स का आइकॉनिक का जो है ना एक्सटेंड कर दिया है, वो देख लीजिएगा। कोड तो आपको पता है, अन अकेडमी पे आपको कौन सा कोड यूज़ करना है। कोड गायब है, ये कोड यूज़ कर लेना। जब भी अन अकेडमी पे एडमिशन लोगे ना, ये कोड यूज़ करना है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ये कोड यूज़ करोगे, आपको डाउट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे टीम। पीडीएफ्स वगैरह कैसे कैसे क्या मिलेगा सब गाइड कर देंगे। ये सब है, टॉप एडुकेटर्स है, ठीक है, सिलेक्शन और वो सब बैचेस है। 21 जुलाई लक्ष्य बैच है, भर के बैचेस। और क्या बैचेस है, जुलाई को बैच है, लक्ष्य, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, ये सब बैचेस है। अब कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कल सीडीएस का एरर करवा दीजिएगा। ओके, हाँ, रीजनिंग, हाँ और भी है ना, और भी कुछ है, सारे भेज देते हैं सुबह सुबह को कि ये सब बता दीजिएगा बच्चों को। सारा फ्री है। रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट सीरीज होने वाला है, ओके। क्वांट का सेक्शनल सीरीज होने वाला है, देख लो कब कब क्या है। मेरे को तो मतलब इससे है। इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट सीरीज होने वाला है 11 जुलाई को 4 बजे। 11 जुलाई तो हो गया, एक 18 जुलाई को है, अब कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। टेंस का आशंसा, ओके, कल मिलते हैं।